अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सैयद वासिक अली है, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अपनी फ़र्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है अपनी फ़र्स्ट वीडियो के लिए, वो एक सोशल इशू भी है और लीगल भी है, और वो है कोर्ट मैरिज। पहली बात तो ये है कि जो लफ्ज़ कोर्ट मैरिज है उसका इस्तेमाल गलत किया जाता है। कोर्ट मैरिज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये दरअसल रन अवे मैरिज को जो है वो कोर्ट मैरिज का नाम दिया गया है, जो कि वकला अपने ऑफिस में कंडक्ट करवाते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि लड़की लड़का जो है वो जिन्होंने घर से छुप के या भाग के शादी करनी हो, वो किसी वकील के ज़रिए उसके ऑफिस में बैठ के वहाँ पे निकाह रजिस्ट्रार को बुला लिया जाता है, उनसे जाबो कबूल करवाया जाता है और दो गवाहों की मौजूदगी में बिल्कुल उसी तरह निकाह करवाया जाता है जिस तरह आम निकाह होता है। यानी उसमें और आम निकाह में कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ ये है कि वो कचहरी की हदूद में या किसी वकील के ऑफिस में उसको कंडक्ट करवाया जाता है। अब उसमें जो पहली शर्त है जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है कि उनकी उम्रें क्या होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है 1929, जब यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों ने इसको नाफिज किया था, तो उसका बैकग्राउंड ये था कि वली की इजाज़त से नाबालगों की शादी कर दी जाती थी। यानी मुसलमानों में ये कुछ उलमा का ख्याल था कि वली की इजाज़त से नाबालग बच्चियों की शादी जो है वो हो सकती है। तो इस पे पाबंदी लगाई गई थी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में। अब उसमें जो उम्र फिक्स की गई शादी के लिए, वो लड़के की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की उम्र 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर इससे कम उम्र की बच्चे की अगर शादी होती है तो उसे जुर्म करार दिया गया। यानी वो गार्डियन या जो वालिदैन जो अपने नाबालग बच्चों की 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाएंगे, वो एक काबिल तज़ीर जुर्म करार दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान बना और उसके बाद ख़ास तौर पे 1973 का जो आइन था, उसमें कहा गया कि इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन, और कोई ऐसा लॉ पाकिस्तान में बन नहीं सकता विच इज़ रिपग्नेंट टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम। यानी जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ ना सस्टेन रह सकता है और ना ही बन सकता है। अब उसके लिए जो मोहम्मदन लॉ है यानी इस्लामिक लॉ, हम उसको फॉलो करते हैं। तो मोहम्मदन लॉ के मुताबिक जो है, कोई भी अडल्ट मेल हो या फीमेल, वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। अब अडल्ट की जो डेफिनेशन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह उनकी उम्रें फ़िक्स हैं। उसमें लफ्ज़ यूज़ किया गया प्यूबर्टी का, यानी अगर उन्होंने बलूगत हासिल कर ली है तो वो अपनी ज़ात मर्ज़ी से शादी कर लेंगे। अब बलूगत जो है उसको किस तरह डिटरमिन किया जाएगा, यानी एक तो बलूगत के बारे में जो मोहम्मदन लॉ ये कहता है कि प्यूबर्टी शैल बी प्रिज्यूम्ड एट द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। यानी 15 साल जब एज हो जाएगी तो प्यूबर्टी को प्रिज्यूम किया जाएगा, यानी इन एब्सेंस ऑफ एनी मेडिकल, किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है। 15 साल जब एज हो गई है तो प्यूबर्टी को प्रिज्यूम किया जाएगा। यानी 15 साल का मर्द या 15 साल की जो औरत है वो अपनी ज़ात मर्जी से शादी कंडक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद बहुत सारी शादियों को वैलिडेट किया गया अदालतों की जानिब से, जिसमें 13-14 साल की लड़कियों की शादी जो उन्होंने अब बयान दिया अदालत में कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसको भी कोर्ट ने वैलिड करार दिया। तो इस पे जजमेंट्स जो हैं अगर आपको चाहिए तो उसमें फ़र्स्ट जजमेंट है जी PLD 2005 लाहौर 316 जी हाजरा खतून वर्सेस SHO। दूसरी एक लेटेस्ट जजमेंट है PLD 2021 लाहौर 21। इसमें ये कोर्ट ने करार दिया कि जो सुई जुरिस गर्ल है, यानी जो प्यूबर्टी हासिल कर चुकी है, ये बलूगत हासिल कर चुकी है, उसको ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। अब इसके बाद एक अहम इशू है, वो ये कि निकाह नामे में एक खाना होता है वली का भी। क्या वली की इजाज़त के बग़ैर कोई शादी हो सकती है? तो उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट नोट फरमाइए, PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 219 हाफिज़ अब्दुल वहीद वर्सेस आसमा जहांगीर। तो इसमें क्या हुआ कि जो हाफिज़ अब्दुल वहीद थे, इनकी बेटी जो इसकी उम्र 16 साल से कम थी, इसके वालिद जो है वो उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से कहीं करना चाहते थे, लेकिन
उसने इसको रजिस्ट किया और उसने रन अवे मैरिज जो है वो किसी और से कर ली। तो हाफिज़ साहब ने जो है वो अपनी इस पे ऊपर जो है केस दायर कर दिया कि ये शादी वैलिड नहीं है क्योंकि ये वली की इजाज़त के बगैर हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये करार दिया कि वली की इजाज़त की एक बालिग लड़की को कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से वो शादी कंडक्ट कर सकती है। अब इसके बाद शादी तो मैंने आपको बताया कि जाबो कबूल करवा के गवाहों की मौजूदगी में अगर लड़की जो है लड़की लड़का बालिग हैं या वो मेजॉरिटी एज पे पहुंच चुके हैं तो उनकी शादी हो सकती है। आगे मसला आता है उनकी प्रोटेक्शन का। जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 35 है, तो वो कहता है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट मैरिज एंड द फैमिली। ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो मैरिज को प्रोटेक्ट करे। अब ज़्यादातर ऐसे केसेस में ये होता है कि घर वाले एफआईआर करवा देते हैं अगवा की कि हमारी बेटी को अगवा किया गया। उसमें कौन सी रेमेडी जो है वो बेहतर है? दो रेमेडीज़ हैं। एक तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्वाशमेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़रा प्रोसीजर जो है वो लंबा होता है। उसके लिए बेहतर ये है कि अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो 164 की स्टेटमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने करवाई जाए। अब वो क्या है कि लड़की की स्टेटमेंट करवाई जाए कि उसने आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। तो इस तरह ये वो जो है इस मुकदमे से वो कपल प्रोटेक्ट हो सकेगा। अब इसमें आम एक गलत प्रैक्टिस ये चल रही है जो कि सीआरपीसी के ख़िलाफ़ है। वो ये है कि मजिस्ट्रेट हजरात भी और वकला भी उनको भी इस मामले में गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो समझते हैं कि ये सिर्फ टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर ये बयान होगा, यानी जो इलाका मजिस्ट्रेट होगा जिस इलाके में वो जुर्म हुआ है या जिस इलाके में वो एफआईआर दर्ज हुई है, सिर्फ वो मजिस्ट्रेट जो है वो कम्पिटेंट है ये बयान रिकॉर्ड करने का। ये बिल्कुल गलत बात है। सीआरपीसी ने ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई, ख़ास तौर पे स्पेशल सर्कमस्टांसिस में व्हेन इट वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इट्स मेकर, यानी जिसने स्टेटमेंट देनी है सर्कमस्टांसिस वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इट्स मेकर, तो फिर उसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे और उसका बयान वो मजिस्ट्रेट भी रिकॉर्ड करे जो कि इलाका मजिस्ट्रेट नहीं है, यानी किसी भी इलाके में वो किसी भी इलाके में लड़की हो उसके वो स्टेटमेंट हो सकती है। इसमें अगर आपको केस लॉ गाइडेंस चाहिए तो वो 2009 MLD 421 है जो कहती है कि बेशक देखिए एक लॉ होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी होता है जो प्रैक्टिस चल पड़ी है, यानी वो लॉ नहीं होता। प्रैक्टिस ये चल पड़ी है कि इलाका मजिस्ट्रेट के सामने कराए, लेकिन लॉ इस तरह की कोई कदर नहीं लगाता। इस पे 2009 MLD 421 जो है वो इस बात को क्लियर करती है कि ये स्टेटमेंट कहीं भी हो सकती है। इसके बाद अगर एफआईआर नहीं हुई तो फिर इस्तगासा भी किया जा सकता है, जिसमें स्टेटमेंट प्रिजर्व करने के लिए लड़की से इस्तगासा करवाया जाता है कि जी हमारे घर वाले धमकियां दे रहे हैं, या हैरासमेंट पिटीशन की जाती है। तो वो उस सूरत में ही करवानी चाहिए वकला को जब एफआईआर दर्ज ना हुई हो, क्योंकि स्टेटमेंट प्रिजर्व करने का कोई और तरीका नहीं है। वैसे इस्तगासा करने या हैरासमेंट पिटीशन से गुरेज इसलिए करना चाहिए कि इससे रंजिश बढ़ती है। यानी जब आप इस्तगासा करके इल्ज़ाम लगाते हैं, ऊपर से रन अवे मैरिज की होती है लड़की ने, ऊपर से अपने घर वालों पे वो जब इल्ज़ाम लगाती है तो रंजिश में जो है वो इजाफा होता है। तो ये रेमेडी मैं उस वक्त सजेस्ट करूँगा जब एफआईआर ना हुई हो। अगर एफआईआर हुई है तो फिर 164 की बेस्ट रेमेडी है वो ही अडॉप्ट करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि ये मामला जो है कि सोशल इशू भी है, गैरत के नाम पर कत्ल भी होते हैं। हालांकि रियासत ने इस पर काफ़ी लेजिस्लेशन अब कर ली है, और गैरत के नाम पे कत्ल ये याद रखिएगा ये नाकाबिले राजीनामा है और उसे 311 पाकिस्तान पीनल कोड में फसाद फिल अर्ज से तबीर किया गया है। यानी अगर राजीनामा हो भी जाए, राजीनामे के बावजूद जिसने गैरत के नाम पर कत्ल किया उसको डेथ सेंटेंस हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।